सीन शिफ्ट होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरा अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा था कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। सेरा की मॉम बोलती है, तो रोना बंद करो, बिल्कुल भी इसमें नहीं हो, फिर भी काम को लेकर इतने नखरे क्यों कर रही हो। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, नखरे नखरे मैं कैसे ना करूँ, ऊँचे और वीआईपी गेस्ट लोगों के लिए ये एक पार्टी है। मॉम आप रो को जाने के लिए कहो। मॉम बोलती है, वो अभी एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, सिर्फ तुम ही हो जो संयुक्त ग्रुप की नेता कर सकती हो। उसकी मॉम उसके सामने आके प्यार से बोलती है, डार्लिंग मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारा काम और तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, तुम ठीक हो जाओगी है ना। मेरा ये सारी अपनी मॉम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे लगता है कि उनकी बातों में दम है। मुझे अपनी सिचुएशन मजबूत करने के लिए मुझे अंदर और बाहर के मामलों को सुलझाना चाहिए। सेरा अपने मन में बोलती है, रुको, अब बात यहाँ तक पहुँची गई है तो एक तीर से दो तीन निशाने क्यों ना मारा जाए। सेरा सोफे से उठते हुए अपनी मॉम को बोलती है, ठीक है मैं वहाँ जाऊँगी। सेरा की मॉम खुश होते हुए बोलती है, तुमने सही डिसीजन लिया, डेट माई गर्ल। की मॉम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ परी सेरा कार से आई हुई होती है। सेरा अपने फियांसे के साथ आई थी। सेरा अपना हाथ बढ़ाती है और उसको बोलती है, तुम्हारे लिए कुछ और भी प्लान रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे लिए समय निकाला। सेरा जियोंग को बोलती है, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते, पिछली बार की तरह गायब मत हो जाओ, प्लीज़ अपने हाव भाव को नियंत्रण करो। सेरा जियोंग को बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बस एक अच्छे डेट की तरह व्यवहार करो। और फिर सेरा अपने मन में बोलती है, अगर तुम्हारे पास ज़मीन होता तो तुम इसके लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाते। यह सारी बात बोलकर सेरा जियोंग को देखकर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट देती है। जियोंग सेरा की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। जियोंग बोलता है, और एक ज़रूरी बात, तुम मुझे एक फियांसे की भूमिका निभाने के लिए कह रही हो। मुझे लगता है कि ने हमारे एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला त्याग दिया है। ये सारी बातें सुनकर सेरा का मुंह बन जाता है और बोलती है, क्या सच में ऐसा ही लगता है। फिर सेरा स्माइल करते हुए उसकी आँख को पकड़ लेती है और गुनगुनाते हुए अपने मन में बोलती है, इसको आगे मत बढ़ाओ, हमारी बातचीत खत्म हो गई। जियोंग उसे ही देख रहा था। शिफ्ट होता है। हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है, से मिलना सामान की बात है वाइस प्रेसिडेंट। सेरा और जियोंग उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अफवाह से कहीं ज़्यादा शानदार हो, गैलरी के ओपनिंग के लिए आपको बधाई हो, अंदर का हिस्सा भी बाहरी हिस्सा से ज़्यादा शानदार है। फैनमैन सीन में भी मुझे आपको बधाई कहने के लिए कहा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, थैंक यू। आज शाम को हमने कॉकटेल पार्टी की योजना किया है, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस आज का आनंद लोगे। न बोलने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। सेरा जियोंग को बोलती है, तुमने सुना जियोंग, वे चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर इसका आनंद उठाएं। जियोंग सेरा के इस सारी बातें सुनकर उसे घूरने लगता है। सेरा जियोंग को बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे साथ सार्वजनिक रूप से देखे जाना इतना भयानक है। जियोंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर जियोंग अपने मन में बोलता है, यह औरत, यह मुझे कभी भी इतना मिलनसार नहीं लगी। सेरा और जियोंग बात कर रहे थे तो उस पीछे से एक लड़की वो दोनों को देख लेती है। वो लड़की सेरा को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है और हिचकिचाते हुए बोलती है, सेरा हाय, और सेरा की नज़र पीछे की ओर जाती है। सेरा भी स्माइल करते हुए उसको बोलती है, ओ हेलो, और अपने मन में बोलती है, मैं इसे जानती हूँ। फिर सेरा हमें उसके बारे में बताया जाता है। जैस्मीन की सबसे दोस्त में यह एक है, वो कैफे में हमारे साथ आई थी, फ्रेंड, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर वो लड़की सेरा के पास आते हुए बोलती है, दरअसल मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहती थी लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। सेरा बोलती है, ओह। वो लड़की बोलती है, बाद में मैं जैस्मीन से पूछने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हम यहाँ मिल गए। सैटरडे को हमारी एक मीटिंग है, अगर तुम फ्री हो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। सेरा अपने मन में बोलती है,
चाउमीन बेटियों की प्रश्न बात से जुड़ी हुई बात होगी। सेरा फिर उस लड़की को बोलती है, ठीक है जरूर, यह मेरा नंबर है। लड़की बोलती है, थैंक यू, मैं तुमको पूरी जानकारी भेज दूंगी। वो सेरा को वहाँ से बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। सेरा अपने मन में बोलती है, वो उन दोनों से ज़्यादा मिलनसार लग रही है जिसे मैंने पहले देखा था जैस्मिन से। तो मुझे लगता है कि मैंने मान सकती हूँ कि उसका इरादा नेक है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे निश्चित रूप से सिचुएशन बदलती हुई लग रही है। पार्टी में लगता है कि लोगों की मेरे प्रति नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। तक सेरा सेन संयुक्त ग्रुप के लिए सिर्फ एक कलंक थी, एक बेलगाम ताप के रूप में देखा जाता था। पागल औरत, उसके अपने फियांसे ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब सियोंग के साथ एक कंफर्टेबली मुस्कुराहट देखकर तो लोग इसके सामने का रूप देख रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने पहले की अफवाहों को नज़रअंदाज करके बातचीत करके खारिज कर दिया। मान लीजिए हम अपने रिलेशनशिप को फिर से जी लिए हैं। कपल के बीच में एक ज़बरदस्त झगड़ा होने के बाद आखिर देखना ही स्वीकार करना है। प्रदर्शन करना कहीं ज़्यादा प्रभावी है गॉसिप से अधिक। सेरा को मन ही मन इतना स्माइल करते हुए और अपने आप से चिपकते हुए जीवंत मुंह बनाते हुए बोलता है, सेरा क्या सचमुच मेरी बाहों में इस तरह तुम्हें चिपकना जरूरी है? सेरा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमें अपनी नज़दीकी जाहिर करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है, बिना किसी और चीज़ के ज़रूरत के। सेरा को पीछे से कोई आवाज़ देता है, ओ सेरा। सेरा उस आवाज़ को सुनकर उसका मुंह बन जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, बेशक है वो भी ऐसी किसी पार्टी में ही होगी। फिर सेरा उस ओर मुड़ती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ जैस्मिन भी आई थी। जैस्मिन बोलती है, ओ सेरा तुम यहाँ हो। जैस्मिन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैस्मिन सेरा के पास आती है। सेरा बोलती है, हेलो जैस्मिन। जैस्मिन सेरा को पूरा इग्नोर कर देती है और जियोंग को बोलती है, आप जरूर मिस्टर चेंग होंगे। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं जैस्मिन ली हूँ, सेरा की बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे हीरोइन से ज़्यादा विलेन से ही दिखती है, वह एकदम षड्यंत्र करते रहती है। जैस्मिन सेरा को बोलती है, मुझे माफ़ करना सेरा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया जब मैंने अपना इंट्रोड्यूस इस तरह दिया था। वह अपने मुंह बनाते हुए अपने मन में बोलती है, जरा गौर से देखो तो पहले ही पानी फैला रही है। फिर जैस्मिन उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, खैर सेरा तुम्हारे घाव कैसा है? क्या अब वो कुछ बेहतर हो गया है? मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता थी। जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे सचमुच में अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह बदल जाएगी। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट लग रहा था। सेरा थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलती है, ठीक है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, मैं समझ रही हूँ तुम कहना क्या चाहती हो, चिंता मत करो। जैस्मिन अपना भोला शकल बनाते हुए बोलती है, मैंने तुरंत मदद के लिए फ़ोन किया लेकिन तुम तो चली गई। तुम इतना गुस्से में लग रही थी कि मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। तुम अभी भी बहुत परेशान हो ना? क्या इसलिए तुम मेरे कॉल को इग्नोर कर रही हो? मैं तो बस। फिर सेरा जैस्मिन की बातों को काटते हुए बोलती है, मुझे जुंगयुंग के साथ एक इम्पोर्टेंट बातचीत करनी थी। जैस्मिन बोलती है, ओह मुझे माफ़ करना, तुमने मेरी कितनी बेपरवाही की। चाहते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, हम बाद में मैसेज में बात करते हैं। मैं तुमको बता दूं, मैंने सिर्फ तुम्हारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, पिछले कुछ समय से अब मैं बहुत बिजी रह रही हूँ, किसी को जवाब देने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो। तो फिर तुम इस समय का एंजॉय लो। का फिर मुंह बन जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, ओ क्या वो हमेशा ऐसे ही बोलती है? रोज मरने की आदत। जैसे कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन क्योंकि योंग सेरा को बोलता है, ये अभी वो वाली औरत टॉम ग्रुप की कैनविन ली की बेटी है, तुमने कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है। ना मुंह बनाती बोलती, हाँ ठीक है हम दोस्त हैं, लेकिन इस समय कुछ चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेट है, चिंता मत करो। और रूम में जो भी हुआ तो जाहिर तौर से उनकी गलती थी, इसलिए इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा जियोंग।
सेरा की सब ये सारी बात सुनकर जियोंग अपने मन में बोलता है और उस बात को इमेजिन करता है जब वो बॉल रूम में वो उसके पार्टी में साथ में गया था। जियोंग अपने मन में बोलता है इस बार क्या हुआ, वो औरत मेरे हृदय को कितनी बार तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वो सामने की ओर देखता है जो सेरा फर्श में गिरी हुई थी, वो आदमी उसे मारने के लिए आया था। जियोंग सेरा को इस हालत में देखने के बाद वहाँ से दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और सबको बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ। जियोंग को साइड करते हुए जास्मिन वहाँ से जाने लगती है और जियोंग की नज़र उस जास्मिन की ओर जाती है। जास्मिन को ऐसा देखकर जियोंग बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। जास्मिन बहुत कृपी हंसी के साथ सेरा के पास जा रही थी, जैसा कि जास्मिन ने यह सब कुछ जानबूझकर किया हो। जिनका सीन दिखाया जाता है, जियोंग अपने मन में बोलता है मान लीजिए कि मेरी आँख पहले मुझे धोखा नहीं दे रही थी। वो सेरा की ओर देखता है और बोलता है लगता है कि वो किसी अजीब ही गरीब औरत की बुरी संगत में पड़ गई है। सेरा जियोंग को बोलती है लेकिन जियोंग, मैं जास्मिन के बारे में क्यों पूछा, क्या उसने तुम्हारा ध्यान खींचा है, क्या मैं उसका इंट्रोड्यूस सही से करा दूं? यह सारी बात सुनकर जियोंग का मुंह बन जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है। मेरा मुंह फुलाते हुए अपने मन में बोलती है मामा की स्टोरी से यह सिर्फ जाहिर है ये दोनों आखिर में साथ हो जाएंगे, फिर भी वह एक बेवकूफ़ की तरह प्यार कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वह सेकंड फ्लोर में आ गए थे। मेरा वहाँ टेरिस के पास जाते हुए खुशी से बोलती है सेकंड फ्लोर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, किसी बैंक्वेट हॉल से ज़्यादा रॉयल पैलेस लगता है। और जियोंग, आज तुमने मेरा साथ दिया इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे आधी उम्मीद थी कि तुम फिर मुझे अकेला छोड़ के अकेले घूमने निकल जाओगे। तुम्हें मुझे उस दिन छोड़ देने का पछतावा होता ही है ना? अगर ऐसा नहीं है तो तुम बहुत बेरहम हो जियोंग। जियोंग की नज़र सेरा के शोल्डर में लगी हुई चोट की ओर जाती है। जियोंग उसकी चोट को ध्यान से देख रहा था। सेरा खुश होते हुए बोलती है क्या हम नीचे चले, मुझे लगता है कि होटल इवेंट शुरू होने वाला है। बोलता है हाँ जरूर। फिर वो दोनों सीढ़ी से नीचे आने लगते हैं। दिखाया जाता है नीचे दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक मैरून वाला जैकेट पीछे बात करते करते अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाला होता है सेरा के ऊपर। तक वो आदमी सेरा के ऊपर गिरता तब तक जियोंग उसके आगे पकड़ लेता है और सेरा को भी बचा लेता है। जियोंग उस आदमी को बोलता है कि सीढ़ी के पास है तो थोड़ा केयरफुल रहो। आदमी माफ़ी मांगते हुए बोलता है माफ कीजिए लेकिन फर्स्ट थोड़ा स्लिपरी थी इसलिए मिस्टेक हो गया। फिर जियोंग सेरा को बोलता है क्या तुम ठीक हो? सेरा फिर जियोंग की ओर देखती है और हिचकिचाते हुए बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। अपने मन में बोलती है ध्यान देने वाला पर्सन के लिए ये आश्चर्य है कि उसने मुझे उस बॉल पार्टी में अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर सेरा उसे देखते हुए अच्छी से स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू। अपने मन में बोलती है खैर कम से कम वो इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो एक सभ्य पर्सन हो। जियोंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। पार्टी खत्म हो गई थी। सेरा जियोंग को बोलती है मुझे पता है शायद तुम इसके लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि अभी अभी हम एक पार्टी से निकले हैं, लेकिन क्या तुम डिनर करना चाहोगे? जियोंग बोलता है डिनर। सेरा बोलती है हाँ, मैं भी हमारे पिछले बातचीत को जारी रखना चाहती हूँ। जियोंग सेरा की ओर देखता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या रेफरेंस है? सेरा स्माइल करते हुए बोलती है और क्या होगा, जाहिर है कि हम हमारी सगाई तोड़ने के बारे में बात करनी है। हमें सेरा और जियोंग को एक होटल में दिखाया जाता है। सेरा कॉफ़ी पीते हुए बोलती है सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ, तो कुछ भी तुम इतना चाहते थे, तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं हमारा एंगेजमेंट तोड़ने के बदले मैं वो हर कुछ दूंगी जो तुम चाहते थे। सच कहूँ तो तुम्हारे पास बहुत ही कोई ज़बरदस्त वजह होनी चाहिए मुझ जैसी पागल औरत से सगाई करने के लिए, है ना? फिर सेरा बोलती है येनगुन ग्रुप के सक्सेस होने के बाद भी तुम्हारी क्या मजबूरी बनती है जो तुमने मुझसे सगाई की थी?
इसलिए मैं संयोग ग्रुप के लिए तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम सगाई के लिए चाहते थे। कि मैंने एंगेजमेंट के लिए आधा हिस्सा का जोर किया था कि आधा हिस्सा तुम्हारी रजामंदी के हिसाब से और लाभ के कारण हुआ था। इस बारे में सोचने पर सब कुछ समझ आ गया, वरना तुम सेरा सेन के साथ इतना नफरत करने के बावजूद तुम इस रिलेशन को बनाए रखने की कोशिश क्यों करते। हमें जियोंग के बारे में बताया जाता है। जियोंग चेन सब स्थिर चाहता था और उसे सब चीज़ में शांति चाहिए थी। जियोंग ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी ग्रुप के भीतर मिटिज नामक एक कंपनी अलग से ही पोषण कर रहा है। ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी सिचुएशन मजबूत करने के लिए मिटिज में जबरदस्त वृद्धि दिखी है। करके जियोंग ग्रुप के समूह प्रमुख कंपनियों को अधीन करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सेरा बोलती है जियोंग ग्रुप और संयोग ग्रुप की उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारी एंगेजमेंट तोड़ने के बाद भी मैं इसका सारा एग्रीमेंट तुम्हें दे दूंगी। अपने ग्रुप की सहयोग कंपनियों के लगभग 20% लाभ तुम्हें दूंगी और लेकिस को तुम्हें सौंप दूंगी। और क्या ये काफ़ी होगा? हमारी एंगेजमेंट तोड़ने पर एक अच्छा सा फेयरवेल गिफ्ट। अपनी सारी बातों को कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद जियोंग बोलता है इंटरेस्टिंग, हालांकि यह भी एक अनरियलिस्टिक लग रहा है। क्या यह सही नहीं है? सेरा आराम से कॉफ़ी पी रही थी। जियोंग बोलता है तुम वो बच्चे हो जिन्हें जियोंग ग्रुप ने तुम्हें किनारा कर दिया है। ग्रुप में तुम्हारा कोई भी प्रभाव नहीं है। सिर्फ लोग की तुलना में उत्तराधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति बहुत कमज़ोर है। तो सेरा तुम ही जो हो जिसे गिरवी रखा जा रहा है। शादी के बाजार में सेरा ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। उसके बाद सेरा अपने मन में सोचती है कि अपने एक्स लवर के व्यक्तिगत रूप के अनुसार ऐसे ही उसका तो में अहित होता है। गुस्से से कोर्रा उठता है। फिर सेरा थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है कि यह साफ है कि रोक ग्रुप में अपनी मजबूती पकड़ने के साथ आपको भी रोका है। और फिर सेरा थोड़ा फ्लैक्स करते हुए बोलती है इसके बारे में सपना में भी मत सोचना और वो छोड़ जाएगी। क्या यही आपका सिद्धांत है? सच कहूँ तो ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन एंगेजमेंट जोड़ने में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बिजनेस के रूप में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। चेयरमैन से इसके बारे में बात कर लूँगी। क्या लगता है तुमने अब मुझे कुछ कम आंका है? लेकिन मैं चेयरमैन की बेटी हूँ जो तुम्हारी साथ सगाई हो चुकी है। तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें किसी ऐसी महिला से शादी करने की ज़रूरत नहीं है जिसे तुम पसंद भी नहीं करते हो। जियोंग बोलता है तुम वही लड़की हो जो मेरे से सगाई करने के लिए बहुत हाथ पैर जोड़ रही थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? फिर सेरा बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं इसके लिए अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप भी तो यही चाहते थे कि मुझ जैसी पागल औरत से आपकी सगाई ना हो। आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ हमारे बिजनेस मीटिंग के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मैं चेयरमैन की बेटी हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रेसिडेंट के रूप में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। यही बात है जो मुझे समझ नहीं आती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। वही लड़की को दिखाया जाता है जो पार्टी में सेरा से मिली थी। मैंने सेरा को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। लड़की बोलती है मुझे खुशी हुई कि तुम भी यहाँ आ सकी सेरा। सेरा स्माइल करते हुए बोलती है मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। सेरा अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है। हाँ, वो भी अपने कुछ फ्रेंड से ऐसे ही मिलने जाती थी। वो बोलती है अपने मन में मुझे ज़्यादा सुकून भरा माहौल पसंद है, ऐसा सबके साथ बिताया जाए। फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है अंदर आओ सेरा, यहाँ बैठो, हम भी अभी यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद सेरा वहाँ पे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हमसे पहली बार ही मिल रहे हैं और कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि यह रिलेशन बनाने के लिए थोड़ा देर की कोशिश करनी होगी।
उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है अब हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं। एक लड़की बोलती है उन्होंने कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। वो दूसरी लड़की जास्मिन को देखते हुए बोलती है ओ वो लोग आ गए। में जास्मिन को दिखाया जाता है जो जास्मिन अपने 2 चमचियों को लेके आई थी। जास्मिन की नज़र सेरा की ओर पड़ती है और सेरा भी उसे नोटिस करती है। सेरा जास्मिन को देखकर बोलती है कि हाय जास्मिन, तुम भी यहाँ आ गई हो। जैस्मिन सेरा को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और पूरी गुस्से की ओर आ जाती है और फिर नकली स्माइल दिखाते हुए सेरा को बोलती है हेलो सेरा। फिर सेरा जैस्मिन को देखते हुए अपने मन में बोलती है मुझे पता चल गया कि जैस्मिन कैसी इंसान है। फिर मैं उसके हाव भाव से समझ सकती हूँ। उसके फेस को देखकर लग रहा है कि वो कहना चाहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैस्मिन सेरा को बोलती है तुम यहाँ कैसे आई सेरा। मैंने तुम्हें इस मुलाकात के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत बिजी हो। और वो थोड़ी क्रीपी स्टाइल से बोलती है मैं ये जानना चाहती हूँ लेकिन तुमने यह कहा था कि तुम निजी कॉल नहीं ले रही हो, इसलिए मैंने इस बारे में तुमको बताने में परेशानी हो रही थी। मेरी तरफ से किसने मदद की सेरा तक। ये बात सुनकर सामने बैठी हुई लड़की डरने लगती है। इस लड़की ने सेरा को इनवाइट किया था। सेरा स्माइल करते हुए बोलती है जैस्मिन को मैं ही थी जो इसके बारे में पूछी थी क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी। काम बहुत थका देने वाला था इसलिए मैं अपनी गतिविधि बदलने चाह रही थी। मैंने तो बस तुमसे एक निजी इनविटेशन चाहा था जैस्मिन, लेकिन आपने मेरा ख्याल रखते हुए मुझे मना कर दिया। हाँ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ज़्यादा ही विचारशील हो, लेकिन ऐसे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम सुलझ गया है। मैं अपनी मेमोरी लॉस होने के कारण मामलों को ध्यान रख लूँगी। ये सारी बात जैस्मिन भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। पीछे बैठी हुई लड़की सेरा को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। सेरा बोलती है हाँ, शायद मैंने उससे ज़्यादा काम कर दिया था। एनीमिया की वजह से मैं गिर पड़ी थी और मेरे सर में बहुत ज़ोर से चोट लग गई। जाहिर है इस टकराव से मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है थी। शुरू में तो मैं अपनी मॉम को भी नहीं पहचान पाई। कुछ दिनों तक मुझे ऐसे ही एडमिट में इलाज तक रखा गया। सच ये बहुत मुश्किल भरा था। पूरी तरह से एक लड़की सेरा को बोलती है क्या तुम्हें अभी भी आराम नहीं करना चाहिए। सेरा बोलती है अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मुझे बहुत तरह से समर्थन मिला। मिस्टर बेक और रो ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे लग रहा था कि दोनों से रिलेशन मेरा अच्छा नहीं है। जैस्मिन बोलती है याद है मैंने वो बॉल पार्टी में देखा था तब रो तुम्हें लेने आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। क्या आप वो बॉल पार्टी में चाकूबाजी की बात कर रहे हैं। वो लड़की बोलती है कि यह क्या है, क्या आप गंभीर है। जैस्मिन फिर नौटंकी करते हुए बोलती है ओह माफ़ करना, मैं बस सोचा था कि शायद तुमने और रो ने मिलकर सिचुएशन को सुलझा लिया होगा। मैंने गैलेक्सी लॉन्च पर देखकर लग रहा था जैसे तुमने जियोंग लोग से भी सुलह कर ली है। मुझे लगता है कि तुम लड़कों के साथ जल्दी ही सुलह कर लेती हो। सेरा क्रीपी नज़र से जैस्मिन की ओर देखती है और फिर बोलती है तुम्हें पता है कि मेरे रिलेशन कभी ख़राब नहीं रहे, ना जियोंग के साथ ना ही रो के साथ। दरअसल इसका ठीक उल्टा है। तुम्हें क्या लगता है अगर हम इतने करीब नहीं होते तो क्या रो मुझे लेने आता। हम इतना करीब हैं कि हम पब्लिक में बहस करते हैं और घर पहुंचते ही सुलह कर लेते हैं और आखिरकार हम एक ही घर में रहते हैं। अगर मुझे पता होता कि कोई मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। खैर रो के साथ रही तो यह भाई बहन जैसी लड़ाई है। जियोंग के साथ तो क्योंकि हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है तो यह कपल के बीच आम लड़ाई है। लड़की बोलती है वाह वे कपल की लड़ाई है, कितना प्यारा है। साइड में बगल हुए बैठी हुई लड़की बोलती है हाँ, पार्टी के दिन में मैंने भी जियोंग और सेरा को साथ में देखा था। मैं सेरा के फियांसे से मिल चुकी हूँ। वो बहुत काइंड है और शांत लग रहा था। सेरा बोलती है जियोंग वाकई एक शांत इंसान है। जब भी हम बहस करते हैं तब भी वो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं करता है। तो वाकई में हम एक परफेक्ट कपल है।
एक लड़की बोलती है, यह बात मुझे और भी ज़्यादा उत्सुक कर रही है। सेरा बोलती है, मुझे इसे कहने की इजाज़त है। ओह वाकई ठीक है, मैं अपने फियांसे की तरह सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब समझ आ गया। जैस्मिन हमेशा अपने पर्सनल चीज़ को अपने पर्सनल ही रखना चाहिए। फिर सेरा उस टाइम को याद करती है और अपने मन में बोलती है, शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है सेरा की बाकी याददाश्त के कारण। जब उसने टोंग के साथ बुरा करने की कोशिश की थी और उसे मारने की कोशिश की थी, उसे चिड़चिड़ी सेरा ने उसे डांटा था। उसके बाद जैस्मिन बोल रही है, यह गतिशील काफ़ी समय से चल रही है। सेरा, क्या तुमने सचमुच में सुलह कर ली है? बल्कि जैस्मिन, सेरा बोलती है, तुम्हें क्या हो रहा है? चलो जैस्मिन, थोड़ा आराम कर लो। जैस्मिन, तुम मुझे सचमुच थका रही हो। कुछ बातें तो मैंने भी सुनी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस कोरिया आ गया है ना? यह डायरेक्टर ज्यूंग लिंग है ना? मैंने तुम्हें दोनों को बॉल पार्टी में हाथ डाले हुए देखा था। मेरे बारे में बताना बंद करो और बदलाव और अपनी कहानी को सुलझाना करो। एक लड़की बोलती है, जैस्मिन, क्या तुम डेट कर रही हो किसी को? और एक दूसरी लड़की बोलती है, वो कैसे दिखता है? सेरा बोलती है कि वो डायरेक्टर ज्यूंग लुंग, वो हमारे साथ ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तुम लोग इस बारे में पहले ही जानते हो, है ना? मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ। वे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वे लड़का है ना? दोनों चमची शांत हो जाती है। वो दोनों को देख के बोलती है अपने मन में, खैर वो दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? बगल में कैप लगाई हुई लड़की बोलती है, ओ सेरा, जैस्मिन का बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है? तुमने उसे देखा है ना? उसके बारे में कुछ बताओ ना। सेरा बोलती है कि ओह, मैं इसके बारे में कैसे कहूँ? वो बहुत लंबा है और वो बहुत अच्छा दिखता है। जैस्मिन सेरा के बात को काटते हुए बोलती है, वो मेरा फियांसे है। जैस्मिन थोड़ा क्रिपी वे में बोलती है, योंग और मैंने सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल ये बात है कि मैं इसे पर्सनल रखना चाह रही थी, क्योंकि मैंने अपने एंगेजमेंट पार्टी में इसे बुलाना चाह रही थी। वाकई ये हैरानी की बात है, मेरी पर्सनल जिंदगी में इस तरह उजागर हो गई है। यह सारी बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ, और सामने रखी हुई कैप वाली लड़की बोलती है, ओ मुझे माफ़ करना जैस्मिन, हम तो बस आपस में ही ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ, जैस्मिन थोड़े गुस्से से बोलती है, मैं किसी न किसी समय ये सब को बताने का प्लान बना रही थी। झूठी सी स्माइल करती है और बोलती है, इसके अलावा सेरा के उस वाकई से आज़ाद हो गई हूँ। सेरा को ताना मारते हुए बोलती है, सेरा तुम जरा सा भी नहीं बदली हो। सेरा जैस्मिन की यह सारी बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है और अपने मन में बोलती है, ये कहना क्या चाह रही है? इंसिक्ट होता है, हमें सेरा का घर दिखाया जाता है, जहाँ सेरा अपने घर पहुँच गई थी और वो बहुत ड्रिंक थी। सेरा बोलती है, मैं तो हार गई हूँ। मैं इस पार्टी में सिर्फ अपने पोस्ट को बढ़ाने और अपनी छवि को सुधारने गई थी, लेकिन आधे रास्ते में ही जैस्मिन के साथ एक तरह बहसबाजी हो गई। इससे मेरी छवि और भी थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई है। फिर सेरा अपने मन में सारी बातों को याद करते हुए बोलती है, सच में यह काफ़ी मज़ेदार था। मेरा सीन बनने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने भी कुछ दोस्त बना लिए हैं। सेरा चिढ़ चढ़ते हुए अपने मन में बोलती है, के अलावा क्या मैंने ज़्यादा पी ली है? मुझे लग रहा था कि मैं शराब पीने में अच्छी तरह से हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है। वह इतना बोलती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो स्टीयरिंग के सामने गिरने लगती है। उसे कुछ ज़्यादा होश नहीं रहने लगता है। सेरा जैसे ही सीढ़ी में गिरने वाली थी, वैसे ही वो एक सीढ़ी को पकड़ लेती है। सेरा के अंदर के डर को देख ही सकते हैं। सेरा इस चोट से गिरने के कारण बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। सेरा को अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला था। सेरा थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने मन में बोलती है, भगवान, मुझे देखो, आधी रात को शराब पीकर जोकर जैसे व्यवहार कर रही हूँ। बिना किसी बात के लगभग मर ही जाऊँगी। और वो मेरा दिल का दौरा भी नहीं था। सेरा सीढ़ी में लेट जाती है
में फिर ऊपर रो को दिखाया जाता है जहां रो कहीं और जा रहा था। फिर रो की नज़र अचानक नीचे की ओर जाती है और वो नीचे सीढ़ी के पास शेरा को देखता है और वो शेरा को आवाज़ अपना मुंह बना लेता है और शेरा को आवाज़ देता है, हे शेरा। उसके बाद शेरा भी उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, हूँ। शेरा नशे में रो को हाय करते हुए बोलती है, हाय रो। और रो चिल्लाते हुए बोलता है, शेरा तुम वहाँ क्या कर रही हो? सीढ़ी में इस प्रकार क्यों लेटी हो? शेरा रो को जवाब देते हुए बोलती है कि घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। मेरे कमरे तक मुझे पहुँचते हुए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं सो जा रही हूँ। मुझे कोई काम भी नहीं है। रो शेरा के पास आता है और शेरा को पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक की है? शेरा रो को देखते हुए बोलती है, हाँ शायद थोड़ी सी की है मैंने। रो शेरा को पकड़ लेता है और उसके रूम तक उसे ले जाने में मदद करता है। वो उसे उठाते हुए बोलता है, अगर चेयरमैन या मैडम ने तुम्हें इस तरह देख लिया होता तो मैं एक मुसीबत में ही पड़ जाऊंगा। शेरा उसका जवाब देते हुए बोलती है, मैं हूँ जो नशे में धुत हूँ। अगर किसी को डांट पड़ेगी तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। मैं हूँ एक काली भेड़ और तुम ही हो जिसे चेयरमैन पसंद करते हैं। रो तो बकवास करना बंद करो। रो बोलता है कि तुम बहुत नशे में हो, इसलिए अब बात मत करो। रो शेरा को उसके कमरे के पास ले आता है। रो शेरा को बोलता है, ये रहा तुम्हारा रूम, तुम्हारे रूम के पास पहुंच चुके हैं। शेरा बोलती है, प्लीज़ मुझे अंदर तक ले चलो। वो बोलता है कि क्या तुमने अभी क्या बोला? शेरा उसी ही नशे में बोलती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं शायद ज़मीन में ही सो जाऊंगी। शेरा की इस बात सुनकर रो का मुंह बन जाता है और ये बोलता है, ये अनबिलीवेबल है। के बाद भी शेरा को वो उसके रूम में ले जाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। फिर वहाँ से रो बोलता है, सब ठीक हो गया है। शेरा भी बोलती है, ठीक है, और रो वहाँ से जाने लगता है। रो जब रूम से निकल ही रहा था जब शेरा उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसके बाद रो को उसकी अपनी ओर खींच लेती है। रो और शेरा बहुत ही ज़्यादा करीब थे। मैंने रो को अपनी ओर खींच लिया था। रो गुस्से से बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? शेरा पूरे नशे में थी, फिर भी वो बोलती है, रो क्या तुम जास्मिन ली के साथ करीब हो? क्या तुम जास्मिन को पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हो? रो शेरा की इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वहाँ से उठते हुए बोलता है, ये बात बीच में कहाँ से आ गई है? शेरा अपने सर में हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं बस आज की सभा में जास्मिन ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो तुम्हें पूरी तरह से जानती हो। शेरा की इस बात सुनकर रो बोलता है कि अगर तुम्हारा मतलब गवर्नमेंट के चेयरमैन की बेटी से है और मैं उसके सिर्फ फेस से जानता हूँ, हमने आपस में सिर्फ एक बार बात की है। शेरा बोलती है, ओ अच्छा, ऐसी बात है। सच में मुझे हैरानी है कि उसने इतनी अच्छा से जानने का नाटक क्यों किया। मैं ही हूँ, रो को मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। शेरा की इस बात सुनकर रो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद गुस्से से रो बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच में वो सो गई होती है। शेरा पूरी नींद में सो चुकी होती है और रो का बोलने का कोई फायदा नहीं रहता है। फिर भी रो बोलता है, वो ऐसा क्या कहना चाह रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 7 दिन का मास्क का सीन दिखाया जाता है ऑफिस का। यहाँ पर ही एक नई असिस्टेंट आई थी। डायरेक्टर को हटाकर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जियोंग लिंग है। प्रेसिडेंट, आपकी हेल्प करने के लिए मेरे लिए यह सम्मान की बात है। मेरा बोलती है, आला कि आपको आधिकारिक तौर से नियुक्त किया गया है। आपकी पहली भूमिका मुझे सुझाव देना है। तो मिसेस ली, मैं आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर ली बोलती है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। शेरा उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, ठीक है, अब मुझे अपना राइट हैंड मिल गया है। अब सीरियसली से काम करने का वक्त आ गया है। अब शेरा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप में आई थी कॉफ़ी लेने के लिए। फिर शेरा अपने मन में बोलती है कि यह महीना कुछ तनावपूर्ण होंगे, लेकिन
इस जीवन को अपनाना ही किस्मत है तो मुझे चुनेगी उस आज़ादी के लिए जिसे मुझे सचमुच चाह रखनी चाहिए है। मैं जियोंग से भी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। मेरे फ्यूचर के लिए प्लान बांधे गए हैं। जियोंग के साथ सिचुएशन सुरक्षित रखने के लिए मुझे रो पर नज़र रखनी होगी और अंत में अब मेरे प्लान के अनुसार ही चलेगा। मैं कॉफ़ी पी रही थी तब तक किसी और की आवाज़ आती है तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम सिर्फ कैफेचिनो पीती हो। सेरा का इस आवाज़ सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वो शख्स बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कैरमेन कॉफ़ी भी ज़्यादा पसंद होगी। कहा जाता है कि वो सियोंग रहता है। सेरा सियोंग की ओर देखते हुए अपने मन में बोलती है, उसे कैसे पता चला कि मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। क्या वो मेरी मन की बात भी पढ़ सकता है? जहाँ तक सियोंग ली की बात है, जो एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम की तरह है, मुझे इसे पूरी तरह से इग्नोर करना होगा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। जियोंग बोलता है, ऐसा कैसा है? हम कभी एक दूसरे को काम पे नहीं मिलते हैं। अब मुझे तुम जानबूझकर बच रही हो? सेरा अपने मन में बोलती है। लगता है कि उसे समझ आ गया है। जियोंग बोलता है, तुम्हारा चोट कैसा है? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। सेरा उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, वो निश्चित रूप से जैस्मिन का फियांसे है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सेरा बोलती है, मैं आपकी चिंता की कदर करती हूँ, लेकिन आप समय से पीछे है डायरेक्टर। मैं बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी। शुरुआत से ही ये कोई गंभीर चोट नहीं थी, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हो गया तो मुझे माफ़ करें। सेरा वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही थी, जब सियोंग उसे पकड़ लेता है और वो उसे क्रीपी वे भी बोलता है, क्या सेरा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? क्या घबराते हुए बोलती है, क्या मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था कि आप मेरे असिस्टेंट के पास जाइए। तुम्हारे कार का जो भी कंपनसेट है वो मेरा असिस्टेंट दे देगा। सियोंग बोलता है कि मुझे तुमसे काम है, तुम्हारे असिस्टेंट से नहीं। सियोंग बोलता है, चलो डेट पर चलते हैं सेरा। सेरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। सेरा अपने मन में बोलती है, ये क्या बकवास कर रहा है। सेरा उसे बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? सियोंग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सेरा। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ और कहीं अच्छी जगह दिखाना चाहता हूँ और तुम्हें डिलीशियस डिश भी खिलाना चाहता हूँ। सेरा ये बात सुनकर अपने सर में हाथ रख लेती है और उसके बाद बोलती है कि सियोंग बोलता है, ड्राइविंग के बारे में क्या ख्याल है? सेरा बोलती है, सच में? क्या मुझे सचमुच इस तरह का बकवास भी निपटाना होगा? ध्यान से सुनो सियोंग डायरेक्टर, हो सकता है कि तुमने मेरे लिए कुछ खास हो, लेकिन मैं पहले दिन से ही तुमसे दूर रह रही हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। इन दिनों लगभग हम साथ ही रह रहे हैं, इसलिए मेरे पास दूसरे मर्दों से मिलने की कोई वजह नहीं है। सेरा अपने एंगेजमेंट की बात सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही करती है। वो तो जियोंग से एंगेजमेंट तोड़ना ही चाहती है। सेरा बोलती है, इसके अलावा मैंने तुम्हारे और जैस्मिन के बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है ना? जैस्मिन और मैं दोस्त हैं। मैं अपने दोस्त के फियांसे के साथ डेट पे कैसे जा सकती हूँ? सेरा वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि चलिए ऐसी सिचुएशन में ना भिड़ते हैं इससे हम दोनों को ही पछतावा हो। डर होगा कि तुम इसे जाने दो डायरेक्टर। सेरा का मन बदल देता है। उसके बाद चलो हम डेट पे चलते हैं, तुम 6 बजे आ जाना। सियोंग बोलता है, मैं और जैस्मिन? वो किसके बारे में बात कर रही थी? हमें सियोंग का फेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हैरान लग रहा था। लग रहा है कि वो भी कुछ नहीं जानता है। शिफ्ट होता है, हमें लंच टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रो आया था। रो वहाँ पर लंच करने के लिए सेरा के साथ आया था। सेरा लंच खाते हुए बोलती है कि यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस और बहुत अच्छा है। मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ आ सकी। फिर हमें थोड़ा देर पास्ट का सीन दिखाया जाता है ऑफिस में, जहाँ पर सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, रो क्या तुम लंच करने जा रहे हो? तो उसकी आवाज़ से उसकी ओर मुड़ता है। सेरा बोलती है कि क्या तुम्हें अकेले लंच करना बेकार नहीं लगता है? भी तुम्हारे साथ लंच करने चलूँगी। मैं वैसे भी कैफेटेरिया से उब गई हूँ। रो और सेरा एक दूसरे से इस तरह बात कर रहे थे। पास में एम्प्लॉय बोलते हैं, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ?
वो दोनों दुश्मन साथ में ही खाना खाने जा रहे हैं। फिर प्रेजेंट का सीन आता है। रो सेरा की बात मान लेता है और लंच पर आ जाता है। सेरा रो को देखते हुए बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। सेरा को बोलता है, क्या तुम्हें कोरियन खाना हमेशा पसंद है? यह बात थी जो मेरे दिमाग में आई है। सेरा रो के इस जवाब का थोड़ा घबराते हुए जवाब देती है, खैर ध्यान दे, मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस होने का असर मेरे स्वाद में भी पड़ा होगा। क्या ये वाकई हैरानी वाली बात है? क्या मुझे पहले कोरियन खाना पसंद नहीं था? और रो सेरा की ओर ही देख रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि सेरा की मेमोरी लॉस होने से पहले वो एक बहुत गुस्से वाली लड़की थी। फिर थोड़ा रिलैक्स होते हुए रो बोलता है कि हाँ, यह चीज़ अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हें भी कोरियन खाना पसंद है। यह अजीब है, हमारा इस तरह साथ रहना या पूरी सिचुएशन है। सेरा रो की इस बात को समझने नहीं सकती है और रो फिर उसके बाद अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। वे बहुत सारी बियर की बोतल दिखाई जाती है, जहाँ पर ही एक लेडी एक चेयर में ड्रेसिंग टेबल में बैठी हुई रहती है। उसे कोई आता है, वो लेडी बोलती है, तुम कहाँ थे? हमें बताया जाता है ये रो की मॉम है। रो की मॉम हमेशा ड्रिंक करते हुए रहती थी। इस टाइम रो हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था। रो घबराते हुए बोलता है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया था। उसकी मॉम थोड़ी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी जैसी उम्र वाले व्यक्ति को पार्ट टाइम जॉब के लिए रखेगा? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो रो? रो की मॉम का भयानक फेस दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक डेंजर की तरह दिख रही थी। वो भी अपनी मॉम की इस बात को सुनकर थोड़ा डर जाता है। कि मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों? क्या तुम भी बहाने बना रहे हो मुझे छोड़ सको? क्या तुम अपने फादर की तरह अपनी माँ को ही अकेला छोड़ दोगे? रो इस बात से बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। फिर उसके बाद उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए भी मजाक हूँ? मैंने तुम्हें पालने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तुम्हारी ही कारण मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई है। और रो की मॉम गुस्से से बियर की बोतल जमीन में फेंक देती है और बियर की बोतल फूट जाती है। बियर की बोतल फूटने के कारण और उसकी मॉम की इस रवैये के कारण रो वहाँ से भागने लगता है। उसकी मॉम वहाँ से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रो क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? रो वहाँ से भागकर अपने एक कमरे में चला जाता है और रो को उसकी मॉम बाहर से चिल्लाते हुए रहती है, तो मुझे देखो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। हमें रो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डरा हुआ था। वो अपनी मॉम से भी परेशान हो गया था, लेकिन उन्हें खोना नहीं चाहता था। कुछ समय के बाद दिन ऐसे ही बीत रहा था। रो अपने कमरे में ही रहता था ज़्यादातर और कुछ दिनों के बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। हमें फेयरवेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ही रो अपनी मॉम के फोटो के सामने बैठा हुआ था। वहाँ आए सभी लोग अपने बीच में बातचीत करते हैं कि बच्चे की माँ पहले बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। एक व्यक्ति बोलता है, क्या आपको पता है कि उसके फादर का क्या हुआ? मुझे हैरानी है, वो रेंट में रह रहे थे जब वो सिर्फ 2 ही थे। उसने बेचारे बच्चे को अकेला छोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है। उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो अभी सिर्फ हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। ये सारी बात अंदर बैठा हुआ रो भी सुन रहा था। मैं रो के हाथ में एक लेटर दिखाया जाता है जो उसकी मॉम ने लास्ट टाइम में लिखा हुआ था और ये सिर्फ रो के लिए उसको सौंप के चली गई थी। वो अपने हाथ में दिए गए लेटर को देखता है और उसके बाद उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा था कि मुझे माफ़ करना रो, अब तक इस राज को रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर च्योंग ग्रुप के चेयरमैन च्योंग है। तुम्हें इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि मैं डर रही थी कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। जो तुम्हारा हक है उसे वापस लो, अभी भी देर नहीं हुई है। और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी। आई लव यू रो। रो ये लेटर पढ़ के रोने लगता है। रो को समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। रो वहाँ से उठता है और फिर अपनी मॉम के फ्यूनरल में रखी हुई फोटो को देखता है।
हमें दिखाया जाता है कि रो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। के बाद रो ने फैसला किया वो जुओंग ग्रुप के चेयरमैन के पास जाएगा। हमें रो को दिखाया जाता है जो चेयरमैन के सामने अपने सर को नीचे करते हुए बैठा हुआ रहता है और रो के सामने ठीक चेयरमैन ही रहते हैं। चेयरमैन के सामने रो अपना सर को इसी तरह झुकाए रहता है। चेयरमैन अपनी थोड़ी कड़ी आवाज़ से बोलते हैं, अपना सर ऊंचा रखो बॉय, तुम्हें ऐसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चेयरमैन की आवाज़ सुनकर रो थोड़ा घबरा जाता है। चेयरमैन रो के पास आते हैं और उसको सांत्वना देते हुए बोलते हैं, तुम तो इलाइक के बेटे हो ना? हाँ, तुम बिल्कुल अपने फादर के जैसे दिखते हो। चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें रो को एक कार में बैठाया दिखाया जाता है। रो अपने मन में बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ होने के बाद और मैं अकेला रह गया तो मैं हाइंसिक के चेयरमैन सियोंग से मिला और उन्होंने मुझसे बहुत दया दिखाई और मुझे स्वीकार कर दिया। एक्सपोर्ट कार जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मैं जहाँ भी जा सकता हूँ। मेरे साथ सभी अध्यक्ष मेरे साथ रहते थे। चेयरमैन के स्वीकार करने के बाद मैं भी सेन ग्रुप का एक मेंबर बन गया था। चेयरमैन मुझे ऑफिस से लेकर अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ बहुत सारी सिक्योरिटी भी रहती थी। ये आलीशान बगीचा और उसकी हवाली कि मैं बता नहीं पा रहा था कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है कहाँ से ख़त्म। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद चेयरमैन सेन तो को उसके घर ले आते हैं। सेरा की मॉम उस चेयरमैन का स्वागत करते हुए बोलती है, आपका घर में आपका वेलकम है। चेयरमैन रो को बोलता है, यही वो व्यक्ति है इसका जिक्र मैंने आपसे पहली बार किया था। हमें सेरा की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर ही सेरा और सेरा की मॉम और उसके चेयरमैन फादर रहते हैं। फर्स्ट टाइम था जब रो ने सेरा को वहाँ पहली बार देखा था और सेरा भी ने रो को वहाँ पर ही पहली टाइम देखा था। वो अपने मन में बोलता है, यह चेयरमैन सिन के परिवार है।